फिर आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने लिस्ट पढ़ी थी, अगर किसी को उसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लिस्ट टप्पल और डिक्शनरी को डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? फिर एक दफ़ा हम लिस्ट को रिवाइज कर लेते हैं। List is mutable. After creating the list, we can change the list by adding and removing some element from the list. लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है, यानी कि हम इसके अंदर किसी भी एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर हम किसी एलिमेंट की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। Python known as a number of compound data types used to group together other values. The most versatile is the list, which can be written as a list of comma separated values items between square brackets. लिस्ट जो होती है हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और उसका जो हर एलिमेंट होता है वो कॉमास के जरिए जो होता है वो सेपरेटेड होता है, ताकि हमें पता चल सके कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। लिस्ट माइट कंटेन आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स बट यूजुअली द आइटम्स ऑल हैव द सेम टाइप। जो लिस्ट होती है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक ही वक्त के अंदर स्टोर कर सकती है। अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस में देखें तो हमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो डाटा टाइप होती है हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है, और फिर उसके अंदर जो होता है उसी डाटा टाइप के रिलेटेड जो होता है वो वेरिएबल कांस्टेंट को जो वैल्यू होती है वो स्टोर की जाती है। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिस्ट में हम अपनी मर्जी से डिफरेंट डाटा टाइप्स को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने कोई लिस्ट बनाई है तो हम उसके अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप भी स्टोर करवा सकते हैं, इंटीजर भी और फ्लोट भी। लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, यानी कि हम एक ही वैल्यू को अपनी मर्जी होती है हमारी कि हम जितनी बार मर्जी स्टोर करवाएं। और जिस तरह एरेस को इंडेक्स से एक्सेस करते हैं उसी तरह लिस्ट को भी हम इंडेक्स के जरिए ही एक्सेस करते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं। Duplicates are also allowed in list. Also, we can access element from list by using index number. Dynamically size array. List is a data structure to store organized data in sequence. For example, we store 60 students data in one variable. अगर हम बहुत ज़्यादा जो हमारे पास डाटा है उसको हम एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिस्ट को यूज़ करते हैं। एक मेथड तो ये है कि हम 60 वेरिएबल्स बनाएं और उसके अंदर 60 स्टूडेंट्स का डाटा को स्टोर करें, या फिर हम लिस्ट बनाएं और उसके अंदर ही एक ही वेरिएबल के अंदर उसके जो 60 एलिमेंट्स हैं उनका डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे नंबर्स 10, 12 और 43। उसके बाद ये इसके अंदर इंटीजर्स वाला है डाटा, इसके अंदर स्ट्रिंग वाला है, और इसके अंदर हमने मिक्स डाटा टाइप दी हुई है, बूलियन भी है, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है और इंटीजर भी है। हम जब भी किसी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसको इंडेक्स के जरिए एक्सेस करते हैं। जैसे कि इसका इंडेक्स है वो अगर हम देखें तो वो एरे की तरह बिल्कुल लेफ्ट साइड से जीरो से स्टार्ट होगा, और वन और टू इसका इंडेक्स होगा। वन और टू इंडेक्स तक इसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं जो कि इंडेक्स के अंदर इसके अंदर लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है, किसी ऐसे इंडेक्स को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें कंपाइलर एरर दे देता है। अब अगर हम इसको एक्सेस करें तो हमारे पास जो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी हमें उसको प्रिंट करवा देगा, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे अब 3 है। लेकिन अगर जैसे ही हम किसी ऐसे इंडेक्स को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जो कि अंदर मौजूद ही नहीं है तो हमारे पास एरर आएगा। अगर हमारे पास एक लिस्ट है वो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं मालूम कि इसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हैं, और हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, तो उसके लिए हम लेंथ फंक्शन को यूज़ करते हैं, जो कि हमें किसी भी लिस्ट की जो टोटल लेंथ होती है उसको बता देता है। जैसे इस लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और ये इसकी लेंथ है। अगर हम लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को या एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसको स्लाइसिंग के जरिए एक्सेस करते हैं। अगर हम -3 इंडेक्स देंगे तो माइनस इंडेक्सिंग जो होती है वो राइट साइड से स्टार्ट होती है। यहाँ पर इंडेक्स -1, -2 और -3, तो ये हमें 12 को शो करवाएगा।
अगर हम चाहते हैं कि भाई पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास शो हो जाए, तो उसका एक तरीका तो यह है कि हम सिर्फ प्रिंट कर दें नंबर्स वाली लिस्ट को, जो उसका नाम है उसको ले प्रिंट के अंदर पास कर दें, तो हमारे पास पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। लेकिन इसका एक और तरीका ये भी है कि जीरो इंडेक्स हम स्टार्टिंग इंडेक्स दें, और जो स्टॉपिंग स्टॉप वाला इंडेक्स है हम वो ना दें, तो ये तभी हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कोई भी लिस्ट है उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट जो इंडेक्स है वो हमारे पास प्रिंट होकर आए, तो फिर हम उसका बताएंगे कि स्टार्टिंग इंडेक्स उसका जीरो होगा, और फोर से पहले पहले इंडेक्स के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें दे दो। इसने जीरो इंडेक्स वन टू और थ्री और फोर्थ वाले को नहीं किया, क्योंकि हमने स्टॉपिंग इंडेक्स जो फोर दिया है ये फोर वाले से पहले वाले तक करेगा। अगर हम चाहते हैं कि फोर्थ इंडेक्स तक हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हों, तो फिर हमें इसका जो स्टॉपिंग इंडेक्स होगा वो फाइव देना होगा, तब ये फोर तक इंडेक्स को प्रिंट करेगा। पूरी की पूरी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है कि हम इसके अंदर कॉलन को यूज करें, तो ये भी हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होकर आ जाती है। एक तरीका ये है कि हम पूरी लिस्ट जो है उसको उसके वेरिएबल को जो नेम है उसको प्रिंट करवा लें, या फिर जीरो लिख के जो उसका स्टॉपिंग इंडेक्स है वो ना दें, या फिर सिर्फ कॉलन लगा ले, तो भी हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट ही प्रिंट होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अगर हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक इंडेक्स होगा, यहाँ पर मैं स्टॉपिंग इंडेक्स इसका चेंज करूंगी, तो फिर ये मैं वन से लेकर थ्री तक, वन इंडेक्स ये है, टू ये है, और थ्री से पहले पहले तक ये जो हमारे पास एलिमेंट हो गया हमें वो देगा। देखिए इसने फर्स्ट इंडेक्स को पहले किया, फिर सेकंड को किया। थ्री हमने इसका स्टॉपिंग इंडेक्स दिया था, इसने उसको इंक्लूड नहीं किया, थ्री से पहले पहले तक जो एलिमेंट्स थे उसने उनको प्रिंट करवा दिया। एक्सटेंडिंग स्लाइसिंग, हम स्लाइसिंग को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सिलेक्टिव नंबर्स है ना लिस्ट के अंदर, सिलेक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास प्रिंट होकर आए, तो उसके लिए हम इसका स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं, स्टॉपिंग इंडेक्स देते हैं, और उसके बाद हम देते हैं कि हमें गैप कितना चाहिए, जंप कितना करेगा ये। तो ये अगर हमने इसका जंप टू दिया, तो फिर ये एक को छोड़ के जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको प्रिंट करवाएगा। जीरो से लेकर फाइव तक हमने इसको इंडेक्स दिया था, स्टॉपिंग इंडेक्स, तो फिर ये इसने टेन को पहले प्रिंट किया, ट्वेल्व को छोड़ा, फिर फोर्टी थ्री। सॉर्ट लिस्ट, सॉर्ट होता है कि हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। इसके लिए हम सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है, और ये इसको हमने सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट फंक्शन को यूज़ किया है। तो ये उसने सबसे लेकर पहले छोटा एलिमेंट लिखा है, उसके अंदर जो वैल्यू थी वो लिखी है, उसके बाद वो उसने बड़े की तरफ मूव किया और उसने उसको सॉर्ट कर दिया लिस्ट को। हम लिस्ट को रिवर्स भी कर सकते हैं बाय यूजिंग रिवर्स फंक्शन। नंबर्स, ये लिस्ट का हमने अंदर वैल्यूज दी हुई हैं, हमने अब रिवर्स का फंक्शन लगाया कि नंबर्स वाली जो लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको रिवर्स कर दो, तो वो उन्हें रिवर्स कर देगा। अब अगर हमारे पास कोई बहुत ही लंबी लिस्ट है और उसके अंदर हमें वैल्यूज का नहीं पता चल रहा, तो हम देखेंगे कि भाई उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम मिन फंक्शन को यूज करते हैं कि भाई इस लिस्ट के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो हमें दे दो। और फिर अगर हम ये चाहते हैं कि हमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उस लिस्ट के अंदर वो हमें पता चल जाए, तो फिर हम उसके लिए मैक्स फंक्शन को यूज़ करते हैं, और वो हमें मैक्सिमम वैल्यू जो होती है किसी भी लिस्ट के अंदर वो प्रोवाइड करता है। लिस्ट का पहला फ़ायदा जो ये है कि हम उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के मेथड उन्होंने मेथड्स हैं ये। सबसे पहला मेथड तो ये है कि हम अपेंड फंक्शन को यूज़ कर लें। अपेंड फंक्शन जो होगा वो लास्ट इंडेक्स के ऊपर जो हम वैल्यू देंगे ना, अपेंड करना चाहते हैं जिसको, वो उसको ऐड कर देगा। हमने 96 दिया, इसे 96 को लास्ट पर ऐड कर दिया। यहाँ पर हम कुछ और भी ऐड करके देख लेते हैं। अब उसने 73 को लास्ट पे ऐड कर दिया। ये अपेंड करने का मेथड है एक, कि हम सिर्फ लास्ट इंडेक्स पे अगर हम करना चाहते हैं तो हम अपेंड वाले मेथड को यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अपेंड फंक्शन जो होता है वो मोस्टली
किसी एम्प्टी लिस्ट के अंदर जो हम एलिमेंट्स को ऐड करना होता है उस वक्त ये यूज होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है तो हम इसके अंदर अपेंड 10 लिखा है तो ये 10 को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हम कोई भी वैल्यू हम एलिमेंट जो ऐड करना चाहते हैं वो हमारे पास एक स्पेसिफिक इंडेक्स हो, हमारा जो डिजायर्ड इंडेक्स है हम उसके ऊपर करें, तो फिर उसके लिए हम इंसर्ट वाला जो मेथड होता है वो यूज करते हैं। इंसर्ट के अंदर पहले जो हमने देता है वो हमने इंडेक्स बताना होता है कि भाई कौन से इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू को हमने इंसर्ट करना है। यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 101 को ऐड करना है। तो वो फोर्थ इंडेक्स क्या कहाँ पर बन रहा है, 1 0 1 2 3 और 4। फोर्थ इंडेक्स के ऊपर वो 101 को ऐड कर देगा। अगर हम इसको किसी और इंडेक्स के ऊपर भी करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं। जो हमारा डिजायर्ड इंडेक्स होगा अगर हम उसके ऊपर किसी भी वैल्यू को ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट वाला जो फंक्शन होता है वो यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर हम मल्टीपल जो वैल्यूज हैं एलिमेंट्स हैं उनको एक ही मर्तबा ऐड कर लें, तो उसके लिए हम एक्सटेंड वाला फंक्शन यूज करते हैं। वो जो ऊपर अपेंड था वो तो लास्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको ऐड करता है, और जो इंसर्ट है वो हमारे पास स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर एक सिंगल वैल्यू को ऐड करता है। लेकिन जो एक्सटेंड फंक्शन होता है वो मल्टीपल वैल्यूज को लिस्ट के अंदर ऐड करता है। नंबर्स वाली लिस्ट थी फिर उसके अंदर हमने उसको एक्सटेंड किया है, उसके अंदर ये एलिमेंट्स भी अब ऐड हो जाएंगे, और फिर उनको न प्रिंट करेगा तो ये जो पहली लाइन है आउटपुट की ये हमारे पास शो हो जाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि हम मॉडिफाई करें हमारे पास कोई भी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू, हम चाहते हैं कि वो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम डायरेक्ट उसका इंडेक्स देंगे, जो लिस्ट है उसके अंदर उसका इंडेक्स दे के हम उसकी वैल्यू को आगे हम वैल्यू असाइन कर देंगे कि फोर्थ इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको 211 असाइन कर दो। अब फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 211 आ जाएगा, हम अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर 211 आ गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक स्पेसिफिक मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट हों, तो उसके लिए अब हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं और एंडिंग इंडेक्स से, यानी कि यहाँ से पहले पहले ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दो। यानी कि फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स के ऊपर 34 45 और 45 की वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। फर्स्ट इंडेक्स क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करवाया और 4 तक गए हैं हम, तो ये 4 से पहले पहले इंडेक्स 4 से जो लास्ट इंडेक्स होगा वहां पर ये इन वैल्यूज को ऐड कर देगा। वन इंडेक्स पे 34 को, सेकंड पे 45 और थर्ड पे 45 को। अगर हम चाहते हैं कि हम लिस्ट के अंदर से चीज़ों को रिमूव कर सके जो हमारी ज़रूरत की नहीं है, तो उसके लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो है रिमूव, कि भाई एक ये हमने एलिमेंट की वैल्यू दी हुई है इसको रिमूव कर दो। ये उसको ये जो हम वैल्यू देंगे कि भाई वैल्यू जो होता है वो किसी भी लिस्ट के अंदर इस वैल्यू को ढूंढेगा और उसको डिलीट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट के अंदर 112 था मौजूद था पहले, लेकिन जैसे कि हमने रिमूव करके लिस्ट को प्रिंट करवाया तो उसके अंदर 112 मौजूद नहीं है। ये जो रिमूव होता है, रिमूव वाला जो मेथड होता है ये जो होता है हम किसी भी वैल्यू को लिस्ट के अंदर मौजूद किसी भी वैल्यू को परमानेंटली डिलीट कर देता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम जो वैल्यू डिलीट कर रहे हैं वो हमारे पास स्टोर भी रहे तो उसके लिए हम पॉप फंक्शन को यूज़ करते हैं। और पॉप जो होता है वो उस वैल्यू को स्टोर भी करवाता है जो हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर इसने 10 को स्टोर भी किया और उसको फिर डिलीट कर दिया। अगर हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर भी करना चाहते हैं तो हम पॉप को उसका इंडेक्स दे के उसको रिमूव करवा सकते हैं। पॉप 3, और पॉप 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो उसको कर देगा। 0 1 2 और 3 पर 8 था तो उसने उसको शो करवा दिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास लिस्ट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक नंबर जो है वो कितनी मरतबा रिपीट हुआ है,
वो कितनी मर्तबा डुप्लीकेट हुआ है, वो कितनी मर्तबा आया, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। लेंथ फंक्शन होता है, वो हमें लिस्ट की ओवरऑल लेंथ को बताता है कि इस लिस्ट के अंदर इतने एलिमेंट मौजूद हैं। लेकिन जो काउंट होता है वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट को बताता है कि ये कितने मर्तबा रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट हम टपल्स को देखेंगे। Tuple lists work well for storing collection of items that can change throughout the life of a program. The ability to modify list is particularly important when you are working with a list of users on a website or a list of characters in a game. However, sometimes you will want to create a list of items that cannot change. Tuples allow you to do just that. Python refers to values that cannot change as immutable, and an immutable list is called a tuple. लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, हम उसके अंदर जो वैल्यूज होते हैं उनको ऐड भी कर सकते हैं, हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम किसी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार का तो हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो मॉडिफाई भी ना हो और ना ही उसके अंदर मज़ीद ऐड हो या वो डिलीट हो सके, तो उसके लिए हम टपल को यूज़ करते हैं। टपल जो होती है वो इम्यूटेबल होती है और उसके अंदर हम चेंजिंग्स नहीं कर सकते। डिफाइनिंग अ टपल लुक्स जस्ट लाइक अ लिस्ट एक्सेप्ट यू यूज पैरेंथेसिस इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो टपल होती है उसको हम पैरेंथेसिस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है। Once you define a tuple, you can access individual elements by using each item's index, just as you would for a list. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, बिल्कुल टेबल के भी एलिमेंट्स को हम उसी तरह एक्सेस करते हैं उसके इंडेक्स को यूज़ करते हुए। For example, if we have a rectangle that should always be a certain size, we can ensure that its size does not change by putting the dimensions into a tuple. डायमेंशन जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी वो 200 और वो उसको शो करवा देगा। अगर हम किसी भी डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास जो ये वैल्यू है इस डायमेंशन के जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है इस लिस्ट टपल के, वो हम मॉडिफाई करना कोशिश करेंगे तो वो हमें एरर शो करवाएगा। डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि हम इसके अंदर असाइनमेंट और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जिस तरह हम लिस्ट के अंदर भी लूप्स को यूज़ कर सकते हैं, सेम उसी तरह हम टपल्स के अंदर भी एरर्स को यूज़ करके उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। Writing over tuple, although you can't modify a tuple, you can assign a new value to a variable that represents a tuple. So if we wanted to change our dimensions, we could redefine the entire tuple. हम इसके बाय इंडेक्स इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हमारी टपल है उसकी वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएं, तो हम जो उसका वेरिएबल होगा उसके अंदर पूरी वैल्यूज को चेंज करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। अगर हम बाई इंडेक्स इसका कोई वैल्यू असाइन करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। Programming often involves examining a set of conditions and deciding which action to take based on those conditions. Python's if statement allows you to examine the current state of a program and respond appropriately to that state. In this chapter, you will learn to write conditional tests which allow you to check any condition of interest. You will learn to write simple if statements, and you will learn how to create a more complex series of if statements to identify when the exact conditions you want are present. You will then apply this concept to list, so you will be able to write a for loop that handles most items in a list one way but handles certain items with specific values in a different way. बिल्कुल लिस्ट के अंदर भी हम जिस तरह कंडीशंस को यूज़ करते हैं कि भाई सर्टेन कंडीशन मीट कर रही है तो एक सर्टेन जो टास्क है वो परफॉर्म कर दो, हम टपल्स के अंदर भी इफ स्टेटमेंट और कंडीशंस को यूज़ करते हैं और हमारी जो डिज़ायर्ड आउटपुट होती है, हम जो चाहते हैं कि चीज़ हमारे पास प्रिंट हो जाए, हम उसको करवा सकते हैं। द फॉलोइंग शॉर्ट एग्जाम्पल शो हाउ इफ टेस्ट let you respond to special situations correctly. Imagine you have a list of cars and you want to print out the name of each car.
Car names are proper names, so the names of most cars should be printed in the title case. However, the value BMW should be printed in all uppercase. The following code loops through a list of cars' names and looks for the value BMW. Whenever the value is BMW, it's printed in uppercase instead of title case. एक लिस्ट है, उसके अंदर डिफरेंट कार्स के नेम्स उन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने फॉर लूप लगाई हुई है और कहा है कि अगर कार हमारे पास जो कार की वैल्यू वो BMW होगी तो उसको अपर केस में शो कर देना है। इसके अलावा अगर वो BMW नहीं है तो जो टाइटल है यानी कि टाइटल फंक्शन को यूज़ किया हुआ उन्होंने कि उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडी थी, कंडीशन मीट नहीं की और उसने यहाँ फिर एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी और आरडी का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद BMW आएगा और उसके साथ कंडीशन मीट कर गई है, कार की जो वैल्यू वो BMW के इक्वल है, तो कार जो BMW होगा वो अपर केस के अंदर प्रिंट होगा। नेक्स्ट इज सुबारू, ये कंडीशन के साथ मीट नहीं किया तो फिर एल्स स्टेटमेंट वाली जो एल्स कंडीशन वाली जो स्टेटमेंट है वो रन होगी और सुबारू का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। उसके अलावा टोयोटा के साथ भी ऐसे ही होगा कि ये कंडीशन इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है और एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। कंडीशनल टेस्ट, at the heart of every if statement is an expression that can be evaluated as true or false and is called a conditional test. Python uses the values true or false to decide whether the code in an if statement should be executed. If a conditional test evaluates to true, the Python executes the code following the if statement. If the test evaluates to false, Python ignores the code following the if statement. यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट वाली इफ जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो वो उसको स्किप कर देगा। चेक फॉर इक्वालिटी, most conditional tests compare the current value of a variable to a specific value of interest. The simplest condition test checks whether the value of a variable is equal to the value of interest. कार इज इक्वल टू BMW, वो कह रहा है प्रिंट करो वो ट्रू और या फॉल्स बताएगा कि भाई ट्रू है या फॉल्स है। अगर कार की वैल्यू BMW के इक्वल है तो कार की वैल्यू BMW के इक्वल है तो वो उसको ट्रू करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कार की वैल्यू कुछ और होती और यहाँ पर हमने उसको अब फॉल्स आया क्योंकि हमारी कंडीशन मीट नहीं कर रही। हमारी जो इक्वालिटी की कंडीशन उसने चेक की है वो फॉल्स हो गई है तो उसने फॉल्स को शो करवा दिया। इग्नोरिंग केस व्हेन चेकिंग फॉर इक्वालिटी, अगर हम जब हम इक्वालिटी को चेक करते हैं तो हमें देखना होता है कि हमारे हमने जिस केस के अंदर हमने वो वैल्यू वेरिएबल के अंदर मौजूद है हम उसी केस को यूज़ करते हुए कंडीशन को इक्वालिटी को भी चेक करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये ऑडी को ढूंढा जाएगा जो कि स्मॉल लेटर्स के साथ होगी तो उसको नहीं मिलेगा कार्स वाले वेरिएबल के अंदर, तो फिर वो फॉल्स शो करवा देगा। चेकिंग फॉर इनइक्वालिटी, when you want to determine whether two values are not equal, you can combine an exclamation point and an equal sign. The exclamation point represents not, as it does in many programming languages. जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने नॉट इक्वल को प्रेजेंट करवाना होता है तो हम उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है उसके आगे इक्वल को यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि नॉट इक्वल टू। लेट्स यूज अनदर इफ स्टेटमेंट टू एग्जामिन how to use the inequality operator. We will store a requested pizza topping in a variable and then print a message if the person did not order. Anchovies. रिक्वेस्टेड टॉपिंग में उसने बैठ दिया हुआ है, अब वो देख रहे हैं कि वो नॉट इक्वल टू गुड है, यानी कि वो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है वो नॉट इक्वल टू गुड है, तो फिर वो इसको प्रिंट करवा देगा। प्रिंट होल्ड द गुड। हम इसके अलावा न्यूमेरिकल कंपैरिजन भी करवा सकते हैं। पहले हमने किया कि भाई इस वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग मौजूद है तो ये एक सर्टेन स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट करवा दो। हम न्यूमेरिकल भी कंपैरिजन करवा सकते हैं कि एज वाले वेरिएबल के अंदर 18 उसने वैल्यू असाइन की है। अब हमें चेक करना है कि एज अगर 18 है तो वो हमें ट्रू दे देगा। ये बिल्कुल ठीक है, एज के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 18 ही है।
अब अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करें तो ये कंडीशन मीट नहीं करेगी। फॉल्स। अब इसने उसको चेक किया कि एज के अंदर जो वैल्यू है वो 18 के इक्वल है या नहीं, तो वो नहीं है, तो इसलिए उसने फॉल्स हमें दे दिया। You can also test to see if two numbers are not equal. For example, the following code prints a message if the given answer is not correct. Answer is equal to 17 if answer not equal to 42. तो फिर ये हमारे पास वो कह रहा है कि प्रिंट करवा दो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, प्लीज ट्राई अगेन। आंसर के अंदर तो 17 पड़ा हुआ है और वहाँ यहाँ पर कह रहा है कि आंसर इज नॉट इक्वल टू 42, तो फिर उस चीज़ को प्रिंट करवा देगा। You can include various mathematical comparisons in your conditional statements as well, such as less than or equal to, greater than, and greater than or equal to. Age is equal to 19, 19 एज है, अब हमने प्रिंट करवाएगा वो ट्रू है या फॉल्स है। एज लेस देन 21, ये कंडीशन ट्रू है तो इसके लिए ट्रू प्रिंट होगा। एज लेस देन इक्वल टू 21 है, ये भी ठीक है कंडीशन। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, ये कंडीशन फॉल्स है। ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो इस लिहाज से हम कंडीशन को चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई जो हमारे पास वैल्यू है वो उसके साथ कंपैरिजन करके हम पता चला सकते हैं जो हमने स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है या फॉल्स है। Checking multiple conditions. You may want to check multiple conditions at the same time. For example, sometimes you might need two conditions to be true to take an action. Other times you might be satisfied with just one condition being true. The keywords and or can help you in these situations. कई बार तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो दोनों कंडीशंस है अगर वो ट्रू हों तो फिर हमारे पास जो सर्टेन स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इन दो कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमारी जो सर्टेन जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम एंड और को यूज़ करते हैं। एंड के लिए ये होता है कि हमारे पास दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है। दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो ही जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी, जो प्रिंट होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक भी स्टेटमेंट एंड के जरिए अगर हम एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया और कोई एक भी स्टेटमेंट जो वो फॉल्स हो गया तो हमारे पास रिटर्न वैल्यू आएगी वो फॉल्स होगी। ऑन द अदर हैंड जब हम और ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो इसमें कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें ट्रू वैल्यू देगा, चाहे वो पहले वाली है चाहे वो दूसरे वाली है। Using and to check multiple conditions. To check whether two conditions are both true simultaneously, use the keyword and to combine the two conditional tests. If each test passes, the overall expression evaluates to true. If either test fails or if both tests fail, the expression evaluates to false. For example, you can check whether two people are both over 21 using the following test. एज 0 के अंदर हमारे पास एज है 22, एज 1 के अंदर है 18। अब हमने प्रिंट करवाना है कि जो एज 0 है वो ग्रेटर देन है 21 से या नहीं, तो वो ग्रेटर देन है, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। और उसके अलावा एंड का ऑपरेशन यूज़ किया, इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगी तो फिर हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा। एज वन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 21, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिटर्न में वैल्यू आएगी वो फॉल्स होगी। अब अगर एज 1 जो है हमारे पास वो 22 है और जो प्रिंट हम करवा रहे हैं एज 0 के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 21 से, ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि वहाँ पर एज 0 के अंदर जो वैल्यू है वो 22 है। अब एंड है एज 1 के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 21 से, ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तो इसके लिए हमें रिटर्न में ट्रू वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हुई थी ये वाली, तो इसलिए हमें रिटर्न में फॉल्स मिला। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो इसलिए हमें ट्रू शो हो रहा है। अब इसके अलावा हम और ऑपरेटर को किस तरह यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। यूजिंग और टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, द कीवर्ड और अलाउज यू टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एज वेल, but it passes when either or both of individual tests pass, and or expression fails only when both individual tests fail. Let's consider two ages again, but this time we will look for only one person to be over 21। एज 0 के अंदर हमने उसी तरह जिस तरह हमने पहले वैल्यूज ली थी वो 22 है उसकी एज और इसकी 18 है। अब हम कंडीशन को चेक करेंगे
कि भाई एज जीरो जो है वो 21, वो ग्रेटर देन 21 से, ये कंडीशन ट्रू है। या और हमने ऑपरेटर को यूज़ किया है, इसके अलावा एज वन जो है वो ग्रेटर देन 21 से, ये फॉल्स हो गई। लेकिन यहाँ पर एक भी और का ये होता है कि अगर एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। ये फॉल्स तब होता है जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो इसलिए हमें रिटर्न में ट्रू मिलेगा। अब एज जीरो इज इक्वल टू 18 है, और एज वन के अंदर भी हमारे पास जो वैल्यू है वो 18 है। यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं, ना ही एज जीरो जो है वो 21 से ग्रेटर है और ना ही जो एज वन है वो 21 के ग्रेटर है, क्योंकि ये दोनों के अंदर 18 वैल्यू है जो कि 21 से लेस है। इसलिए ये दोनों कंडीशंस हमारे पास गलत हो गई हैं और हमें जो रिटर्न में वैल्यू मिलेगी वो फॉल्स होगी। Checking whether a value is in a list. Sometimes it's important to check whether a list contains a certain value before taking an action. For example, you might want to check whether a new username already exists in a list of current usernames before completing someone's registration on a website. In a mapping project, you might want to check whether a submitted location already exists in a list of known locations. अगर हम चेक करना चाहते हैं कि भाई ये जो एक सर्टेन हमारे पास वैल्यू है वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं, तो उसके लिए भी हम इनका जो फंक्शन होता है, हम इन वाला जो होता है उसको यूज़ करते हैं कि हमने चेक करना है कि ये जो इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। उसके लिए इन वाला जो होता है वो कीवर्ड यूज़ होता है, जो कि चेक करता है कि एक स्पेसिफिक जो वेरिएबल है उसके अंदर ये जो स्पेसिफिक जो वैल्यू है वो मौजूद है या नहीं। रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स के अंदर है मशरूम्स, अनियंस और पाइनएप्पल। अब हमने चेक करना है कि जो मशरूम वाली टॉपिंग है वो इसके अंदर मौजूद है या नहीं। फिर वो चेक करेगा कि मशरूम्स इन रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स, अगर वो मौजूद हैं तो हमें ट्रू देगा। अगर वो पेपरोनी वाली जैसे कि यहाँ मौजूद नहीं है तो वो हमें फॉल्स स्टेटमेंट जो होगा वो शो करवा देगा। Checking whether a value is not in a list. Other times it's important to know if a value does not appear in a list. You can use the keyword not in this situation. For example, consider a list of users who are banned from commenting in the forum. You can check whether a user has been banned before allowing that person to submit a comment. अब हम देखने के उसके अंदर मौजूद है या नहीं। मौजूद ना हो इसके लिए हमने नॉट इन का जो कीवर्ड होता है वो हम यूज़ करते हैं। बैंड यूजर्स के अंदर एंड्रयू है, कैरोलिना है और डेविड है। अब हमें देखना है कि जो मैरी है, इफ यूजर्स नॉट इन बैंड यूजर्स प्रिंट एस स्ट्रिंग जो यूज होती है वो होती है कि हमारे पास जो वैल्यूज है हम उनको किसी जो वेरिएबल्स हैं उनको हम स्ट्रिंग के अंदर मर्ज कर सकें। यू कैन पोस्ट और रिस्पॉन्स यू विश। जैसे कि मैरी है, उसने चेक किया कि वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं, तो वो नहीं है इस लिस्ट के अंदर मौजूद, तो फिर वो उसको ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा कि यू कैन पोस्ट अ रिस्पॉन्स इफ यू विश। टाइटल वाला फंक्शन हमने इसलिए यूज़ किया है कि ये जो होता है किसी भी जो हमारे पास जो वैल्यू होती है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको कैपिटल कर देता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो अपर केस में आए तो उसके लिए हम अपर वाला यूज़ करते हैं मेथड, और अगर हम चाहते हैं कि वो सारा लोअर में तो उसके लिए लोअर वाला मेथड यूज़ किया जाता है। ये किसी का डाउट था कि लास्ट टाइम अगर हम के वो प्रिंट नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे अगर काउंट की वैल्यू 6 होगी, 6 <10 होगा, कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो प्रिंट काउंट करेगा यानी कि 6 प्रिंट होगा। अब 6 + 1, 6 जब काउंट के अंदर वैल्यू क्या हो चुकी है 7। अब वो जब चेक करेगा काउंट इज इक्वल टू 7 है तो इसको कंटिन्यू को इस जो लूप होगी इसको इटरेशन को छोड़ देगा। इसलिए यहाँ पर 6 के बाद उसने 7 को प्रिंट करवाया और फिर अहमद को प्रिंट करवाया। जो हमने वैल्यू पास की थी उसको प्रिंट करवाया हुआ है उसने। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। डिक्शनरीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम थोड़ा है, अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम चैट में क्वेश्चन है।
क्या आप उसे रीड कर सकती हैं? एक स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि आज मेरी पहली क्लास है, तो कैसे स्टार्ट करूं? जो इसका जो स्लैक के ऊपर जो चैनल है उसके अंदर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इसके वो भी अवेलेबल हैं, और उसके अलावा कोर्स आउटलाइन भी मौजूद है, आप उसको चेक कर लें एक दफ़ा। ये सारे लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप एक दफ़ा स्लैक को चेक कर लें। किसी और का कोई क्वेश्चन? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके सर, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। जिस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।